हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे हेट्रोसिस्ट के बारे में। हेट्रोसिस्ट पे आईएफएस में कुछ क्वेश्चंस पे आए हुए हैं तो उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हेट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और ये साइनोफाइसी के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है। साइनोफाइसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके ऑर्डर्स नोस्टोकेल्स और स्टिगोनेमेटेल्स में ये प्रेजेंट होता है। नोस्टोकेल्स में भी ऑस्क्लेटोरियसी मेंबर्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है, ये इसका एक्सेप्शन होता है। जैसे ऑस्क्लेटोरिया हो गया, उसमें ये प्रेजेंट नहीं होता, नोस्टॉक में ये प्रेजेंट होता है। तो हेट्रोसिस नोस्टॉक में प्रेजेंट होगा, वहीं ऑस्क्लेटोरिया में ये एब्सेंट होता है। फिर ये जो है टर्मिनली प्रेजेंट हो सकता है, यानी टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट हो सकता है, या फिलामेंट के जो साइनोफाइसी के मेंबर्स के जो फिलामेंट होता है, यानी जो वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं उनके बीच में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। तो ग्लियोट्रिका में ये टर्मिनल पोजीशन में प्रेजेंट होता है, वहीं नोस्टॉक और साइटोनेमा में ये इंटरकैलरी या हम कह सकते हैं फिलामेंट के बीच में प्रेजेंट होता है। लेटरली मीन्स साइड में प्रेजेंट होना, तो साइड में किन में प्रेजेंट होता है, नोस्टोचोपिस में। फिर ये सोलेंट्री यानी सिंगली भी प्रेजेंट हो सकते हैं और पेयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे एनेपेनोप्सिस में ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। फिर इनका स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये जो है इनका सेल साइज जो होता है वेजिटेटिव सेल से थोड़ा बड़ा होता है। तो जो वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं, कुछ सेल्स वो प्रोहेट्रोसिस्ट की तरह फंक्शन करने लगती हैं और एनलार्ज हो जाती हैं साइज में, और उनकी वॉल थिक होने लगती है। तो इनमें तीन तरह की वॉल लेयर बनती हैं। सबसे बाहर होती है फाइब्रस लेयर, बीच में होती है होमोजीनस, अंदर होती है लैमिनर लेयर। तो फाइब्रस लेयर जो होती है वो सबसे ज़्यादा थिक होती है और यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होती है, वहीं होमोजीनियस लेयर और इनर लैमिनर लेयर थिक होती है मगर पोल्स पे थिक होती है, यूनिफॉर्मली थिक नहीं होती है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे बाहर तो म्यूसिलेजिनस लेयर प्रेजेंट होती है जो कि पूरे अपने फिलामेंट पे प्रेजेंट होती है। उसके अंदर फाइब्रस लेयर प्रेजेंट होती है जो कि यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होती है। उसके बाद इसके अंदर जो है होमोजीनस लेयर और लैमिनेटेड लेयर प्रेजेंट होती है जो कि पोल्स की तरफ यहाँ पर थिकन ज़्यादा रहती है। अब जैसे मान लीजिए ये सेल्स हैं प्रेजेंट, वेजिटेटिव सेल्स, बीच में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है, यहाँ पर ये वाला हेट्रोसिस्ट है। तो ये इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट है, तो दोनों तरफ यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होंगे। और पोर्स जो क्या करते हैं, पोर्स का मेन फंक्शन होता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रोवाइड करना, यानी साइटोप्लाज्म की कनेक्टिविटी को मेंटेन कराना। तो क्या लिखा हुआ है, ऑन बोथ एंड्स और ऑन वन एंड देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ पोर। अगर टर्मिनल हेट्रोसिस्ट है तो केवल एक पोर प्रेजेंट होगा और दोनों तरफ सेल्स प्रेजेंट है, इंटरकैलरी अपना हेट्रोसिस्ट है तो दोनों तरफ पोर्स प्रेजेंट होंगे। थ्रू दीज पोर्स साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इज मेंटेन विथ वेजिटेटिव सेल। इससे क्या मेंटेन होगा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन होगा। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये वेजिटेटिव सेल हेट्रोसिस्ट में कन्वर्ट हो रही होती है तो ये मैच्योर होना स्टार्ट होती है। जब ये मैच्योर होती है तो इसके जो पोर्स होते हैं वो प्लग्ड हो जाते हैं वेजिटेटिव प्लग्ड हो जाते हैं रिफ्रैक्टिव मटेरियल से। तो कुछ रिफ्रैक्टिव मटेरियल आके वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है पोर की जगह पर। जैसे ये यहाँ पर पोर वाली जगह है तो इस जगह पर रिफ्रैक्टिव मटेरियल आके इकट्ठा होने लगता है और यहाँ पर क्या बनने लगते हैं, पोलर नोड्यूल्स बनने लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पोलर नोड्यूल्स बन जाते हैं हेट्रोसिस में। और ये क्या कर लेते हैं, साइटोप्लाज्मिक जो कनेक्शन बन रहा था इस सेल से इस सेल में, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इस हेट्रोसिस के अंदर एंट्रोपिक कंडीशंस बनने लगती हैं। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का फ्लो पूरे फिलामेंट में नहीं रहेगा, तो इस हेट्रोसिस की जो पर्टिकुलर सेल है इसके अंदर
जो कंडीशंस होंगी वो एनारोबिक बनने लगेंगी, जिस वजह से इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो फंक्शन कर पाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर इस तरीके से रिफ्रैक्टिव मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत डेंस रहता है और इसके अंदर कैटेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो है कैटेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वो इसको येलो कलर इम्पार्ट कर रहे होते हैं हेटेरोसिस्ट को। इनमें जो है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन, जिन्हें हम सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरेथ्रिन के नाम से जानते हैं, वो इनमें एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन तो होता है मगर CO2 का फिक्सेशन नहीं होता है। क्योंकि इसमें मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं तो इनमें CO2 का फिक्सेशन एब्सेंट होता है। इनमें जो है दो फोटो सिस्टम होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, जो कि लाइट एब्जॉर्बिंग एक्टिविटी और साथ में ATP और NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। तो कौन सा फोटो सिस्टम होता है जो धीरे धीरे हेटेरोसिस के फॉर्मेशन के साथ डिग्रेड होने लगता है, तो फोटो सिस्टम सेकेंड डिग्रेड होने लगता है और धीरे धीरे ये एब्सेंट हो जाता है फोटो सिस्टम सेकेंड, और केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट रहता है जो कि ATP में हेल्पफुल होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड का एक काम और भी होता है, एक तो ये NADPH का फॉर्मेशन कर रहा होता है, NADPH बना रहा होता है, साथ में ये जो है वाटर का हाइड्रोलिसिस कर रहा होता है, तो ये वाटर का हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाता है। एक तो NADPH बनाएगा, साथ में क्या करता है वाटर का हाइड्रोलिसिस करता है, वाटर के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है अपना ऑक्सीजन बन रहा होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा। जब फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट होगा तो अपना ये वाला प्रोसेस गायब हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे कैसी कंडीशंस बनने लगेंगी, एनारोबिक कंडीशंस बनने लगेंगी। एक तो पोलर नोड्यूल्स बन गए जो कि रिफ्रैक्टिव मटेरियल स्टोर कर रहे हैं, इस वजह से साइटोप्लाज्म में कनेक्शन ब्रेक हो गया, उस तरीके से एनारोबिक कंडीशंस बनने लगेंगी। साथ में फोटो सिस्टम सेकेंड भी वहाँ से गायब हो जाएगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन बनेगी ही नहीं। तो इस तरीके से जो ये सेल्स होती हैं हेटेरोसिस्ट की, वहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है, साथ ही पोलर नोड्यूल बनने लगता है, जिस वजह से वहाँ एनारोबिक कंडीशंस बनने लगती हैं। अब यहाँ पर जो है ऑन मैच्योरिटी ऑफ ग्रैंडुलर डिसोल्यूशन ऑफ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, यहाँ पर ब्रेक डाउन होने लगता है फोटोसिंथेटिक लैमेली का, और ये फोटोसिंथेटिक लैमेली कहाँ जाके स्टोर अप होने लगती हैं, पेरीफेरी पे। स्टार्टिंग में ये जो है फोटोसिंथेटिक लैमेली बीच में प्रेजेंट होती हैं, जैसे जैसे ये मैच्योर होने लगता है ये पेरीफेरी की तरफ जाने लगती हैं। फिर इनमें कुछ लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, अकाइल लिपिड्स, जो कि वेजिटेटिव सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, इनमें प्रेजेंट होते हैं हेटेरोसिस की सेल में। फिर कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि हेटेरोसिस्ट की सेल किस तरीके से फंक्शन करती है। तो स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा भी इसके कुछ फंक्शंस बताए, जिसे ब्रेंड नाम के साइंटिस्ट थे 1903 में। उन्होंने बताया कि हेटेरोसिस्ट की सेल जो है स्पोरिडियल या स्पोर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में काम करती है। वहीं एक साइंटिस्ट आए स्टीने के, जिन्होंने 1932 में बताया कि ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में काम करती है, और जो वेजिटेटिव सेल्स हेटेरोसिस्ट के पास होती हैं वो स्पोरुलेट जल्दी करती हैं बजाय जो उनसे दूर होती हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए कैनबिस, उन्होंने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गैस वैक्यूल और हेटेरोसिस्ट के बीच में, मतलब गैस वैक्यूल अगर बन रहा है तो हेटेरोसिस्ट भी बनेगा। फिर फॉग नाम के साइंटिस्ट आए 1944 में, जिन्होंने बताया ये साइट्स हैं सॉल्ट अक्यूमुलेशन की। फिर साइंटिस्ट आए फ्रिच, जिन्होंने बताया कि हेटेरोसिस की सेल्स जो हैं सीक्रेट करती हैं कुछ सब्सटेंस जो कि ग्रोथ और सेल डिवीज़न में हेल्पफुल होती हैं। फिर जो आए साइंटिस्ट फ्रे, इनको याद रखना है अपन को इम्पोर्टेंटली, कि इन्होंने बताया कि हेटेरोसिस जो है मेन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, और ये जो है is suggested that the factor inhibiting nitrogenase enzyme will inhibit the formation of heterocyst। इसका क्या मतलब है कि जब
हमें एनरोबिक कंडीशंस मैंने कहा था कि वहाँ पे मिलने लगेंगी, तो कुछ एंजाइम्स फंक्शन करेंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। तो कौन सा एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा होता है? तो होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्पफुल होता है। तो ये एंजाइम अगर इनहिबिट कर दिया जाए तो वो हेटेरोसिस के फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करने लगेगा। तो इससे उन्होंने कॉन्क्लूड किया कि अगर नाइट्रोजिनेस एंजाइम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाए तो ये जो है इनएक्टिव हो जाते हैं एंजाइम। अगर इनसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दूँ तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है कि हेटेरोसिस्ट के अंदर एनरोबिक कंडीशन बनानी है। तो उसके लिए हेटेरोसिस्ट की सेल क्या करती हैं, एक तो बाहर की तरफ थिक वॉल बना लेती हैं, साथ में पोलर नोड्यूल्स जनरेट करती हैं, जिस वजह से नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है एनरोबिक कंडीशंस के अंदर। फिर एक स्टीवर्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि हेटेरोसिस का मेन फंक्शन क्या है। तो ये स्पोरुलेशन में हेल्प करता है, ग्रोथ में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में और रिप्रोडक्टिव यूनिट में। तो इसको भी अपन को याद रखना है कि स्टीवर्ट ने क्या कहा और फ्रे ने क्या कहा। तो कि इन्होंने स्पोरुलेशन, ग्रोथ, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में बताया। तो ये दो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आती है, साथ में स्पोरुलेशन, ग्रोथ में और रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में भी काम में आती है। तो इस तरीके से इसका मेन फंक्शन हो जाता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस, तो मेन फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, साथ में ये रेस्टिंग स्पोर की तरह भी फंक्शन करती है। जब इसे अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये रेस्टिंग स्पोर की तरह फंक्शन करती है, और जब इसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये रिप्रोड्यूस कर जाती है और न्यू फिलामेंट फॉर्म कर देती है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ अबव। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट हेटेरोसिस। इसमें कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, नो CO2 फिक्सेशन, ये भी सही है। फिर है नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इन हेटेरोसिस, ये भी सही है। इसमें CO2 का फिक्सेशन नहीं होता बल्कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। पोलर नोड्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। अगर ये टर्मिनल की तरफ प्रेजेंट है हेटेरोसिस तो केवल एक पोलर नोड्यूल प्रेजेंट होगा। वहीं अगर ये इंटरकैलरी हेटेरोसिस है यानी फिलामेंट के बीच में प्रेजेंट है तो दो पोलर नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो है नोस्टोकेल्स और स्टेगोनेमेल्स के मेंबर्स में प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्ट ऑस्क्लेटोरेसी के मेंबर्स के अंदर। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। फिर है विच फैक्टर्स स्टिमुलेट हेटेरोसिस फॉर्मेशन। रेड लाइट इसे स्टिमुलेट करती है, वाइट लाइट इसे स्टिमुलेट करती है, और लो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। तो हमने जो है एक पॉइंट अपन को शेयर करना था कि कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं हेटेरोसिस को। तो रेड लाइट और वाइट लाइट जो है हेटेरोसिस के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर रही होती है, वहीं ब्लू और ग्रीन लाइट इसे इनहिबिट कर रही होती है। अगर आयरन और Mg यानी अपना मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो भी वो उसको इनहिबिट करने लगता है। वहीं फॉस्फेट सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है इसको स्टिमुलेट करने के लिए, हेटेरोसिस को बनाने के लिए। नाइट्रोजन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हेटेरोसिस के फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमें याद रखना है कि नाइट्रोजन की लो अमाउंट जो है हेटेरोसिस की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होगी, जबकि हायर अमाउंट इसको इनहिबिट करने लगेगा। और कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो है इसको फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। अगर लो अमाउंट में अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन का प्रॉपर अमाउंट देंगे तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है कि रेड लाइट, वाइट लाइट और लो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, तो ये इसको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल कर रहे होते हैं और हेटेरोसिस को बना रहे होते हैं। तो ये ऑल ऑफ अबव हो जाता है कि हेटेरोसिस के फॉर्मेशन में ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर क्वेश्चन है विच फोटो सिस्टम डिग्रेड इन हेटेरोसिस। तो फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है, जो कि ये अपने को ऑक्सीजन इवॉल्विंग एक तरीके से फोटो सिस्टम है जिसमें वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है। तो ये जो है धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है और केवल ATP
जो है जनरेट फोटोसिस्टम फर्स्ट से होती है। फिर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं आईएफएस में। डिस्क्राइब एंड डिफरेंशिएट हेटेरोसिस सेल फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गल सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनसे ये हेटेरोसिस की सेल कैसे अलग है, इसको हमको बताना है। फिर बताना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव सेल, हेटेरोसिस एंड एक्टिन। तो मैंने साइनोफाइसी के जो मेंबर्स के स्टार्टिंग में जो है साइनोफाइसी की जो जर्नल करेक्टरिस्टिक्स वाली स्लाइड है उसमें मैंने बताया है कि वेजिटेटिव सेल किस तरीके से होती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बताया है, सेल स्ट्रक्चर। और एक्टिनिड्स के बारे में मैंने नॉन स्टॉप में बताया है, तो आप ये वहाँ से जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्टिनिड फंक्शन करता है। एक्टिनिड पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं आईएफएस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। मैं अगला जो वीडियो बनाऊँगी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन हेटेरोसिस्ट प्लस अपन नेक्स्ट इसका जो है मेंबर वो लेंगे और फिर क्लोरोफाइसी पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।